गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा लेसन चल रहा था फर्स्ट 6th नंबर का पॉपुलेशन। उसी लेसन को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नई नई चीज़ों के बारे में आपने इस लेसन के अंदर पढ़ा, जो आप लोगों के लिए इससे पहले भी आपने कुछ चीज़ों के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया होगा। लेकिन अब इस जैसे जैसे आप लोगों की क्लासें बढ़ती जाएंगी तो आपको नई नई चीज़ें का पता लगेगा जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड होती है। अब जैसे कि आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया गया कि पॉपुलेशन जो है कितने वर्षों के अंतर पर होती है, कौन कौन से वर्ष में सबसे पहले पॉपुलेशन का कार्य स्टार्ट किया गया था। भारत के अंदर जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो उसके बाद कितनी कुल जनगणनाएं की जा चुकी हैं, ये सभी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियोस के भीतर बताई। अब इस वीडियोस के अंदर हमने जो पिछला वीडियो पढ़ा था उसके भीतर हमने बताया था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यावसायिक संरचना। तो व्यावसायिक संरचना के भीतर हमने बात की थी कि 3 प्रकार के व्यवसायों को बांटा था। पहले व्यवसाय तो हुए थे जिन्हें प्राइमरी व्यवसाय के नाम से जाना गया है, जिन्हें प्राइमरी ऑक्यूपेशन कहा गया, प्राथमिक व्यवसाय कहा गया है, प्राइमरी सेक्टर भी उसे कहा जा सकता है, या आप लोग उसे एग्रीकल्चर बेस्ड जो सेक्टर है वो भी कह सकते हो। अब प्राइमरी सेक्टर के भीतर उन सभी व्यवसायों को शामिल किया जाता है कि जिनमें जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से आदमी को व्यवसाय मिलता है, काम धंधा मिलता है, तो उसे तो प्राइमरी सेक्टर में रखा जाता है। सेकंड नंबर का जो सेकेंडरी सेक्टर है, तो उस सेकेंडरी सेक्टर को हम कुछ व्यवसायों को सेकेंडरी सेक्टर के भीतर रखते हैं। अब जब पृथ्वी के द्वारा प्राप्त नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें कच्चे उत्पाद प्राप्त होते हैं, कच्चा सामान प्राप्त होता है, उन्हें उत्पादन किया जाता है, उनसे नई चीज़ों का निर्माण किया जाता है, नई चीज़ों को का प्रोडक्शन किया जाता है। इसी कारण से इस जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को या इस प्रकार के व्यवसायों को हम जो व्यवसायों के भीतर उत्पादन होने की वजह से इसे हम प्रोडक्शन सेक्टर के नाम से जानते हैं, विनिर्माण या निर्माण क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। और थर्ड नंबर पे जो बात आती है वो है टेरिटरी सेक्टर की। तो टेरिटरी सेक्टर जो रहता है इसे हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, या फिर इसे सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो ये पूरा क्षेत्र है वो विभिन्न सेवाओं को प्रदान करने का कार्य करता है। अब इन पूरे वीडियोस के भीतर हम लोग यही पढ़ेंगे आज के वीडियो में, कौन कौन से सेक्टर होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में आते हैं, डेवलपिंग और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके भीतर क्या क्या स्थितियां हैं। तो देखते हैं, करते हैं शुरुआत। देखिए, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, प्राथमिक व्यवसाय। तो प्राथमिक व्यवसायों को कौन कौन सी चीजें प्राथमिक व्यवसाय में आती है, ये सभी बातें हम लोग देखते हैं। इन दिस सेक्टर, इस क्षेत्र के भीतर नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, कि ये जो प्राथमिक व्यवसाय है इन क्षेत्रों के भीतर पृथ्वी के द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हें बाहर निकाला जाता है। आप लोगों को बताया गया था एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर भी इसे कहा जाता है, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड नहीं है इस व्यवसाय का। पृथ्वी के द्वारा चाहे कोई भी चीज़ हमें बाहर क्यों नहीं निकाल रहे, कोई भी प्राकृतिक संसाधन हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रहा हो, वो सभी जो चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं हम पृथ्वी से डायरेक्ट रूप में, कच्चे उत्पाद के रूप में, तो उसे हम प्राथमिक व्यवसाय के भीतर रखेंगे। अब देख, यही बात यहाँ पर भी कही गई है कि इस क्षेत्र के भीतर जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन्हें जमीन से बाहर निकाला जाता है, पृथ्वी से बाहर निकाला जाता है। आगे, बीज इंक्लूड्स, अब इन व्यवसायों के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं बताई गई हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, कृषि, खेती का काम होता है, तो किसान के द्वारा बीज बोने का कार्य, उसके बाद में उस फसल को बड़ा करने का कार्य, फिर उसके बाद काटने का कार्य, और सबसे लास्ट में फसल उत्पादन के लिए अनाज उत्पादन
का काम जो रहता है, ये सारा जो पूरा मिला जुला काम है, ये सब के सब प्राथमिक व्यवसाय में काउंट किए जाते हैं। मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जब किसी भी चीज़ की खेती क्यों नहीं की जा रही हो, सब के सब प्राथमिक व्यवसाय में काउंट किए जाएंगे। चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे अनाज उत्पादन हो, सब प्रकार की जो कार्य हैं वो सब के सब प्राथमिक सेक्टर के भीतर काउंट किए जाएंगे। सेकेंडरी चीज़ कही जा रही है फिशिंग, यानी कि जल मत्स्य पालन कह सकते हैं, मछलियों को पालने का कार्य। मछली होती है तो आपको पता है कि पूरी पृथ्वी के ऊपर पानी की 3/4 उपलब्धता मौजूद है, काफ़ी मात्रा में पानी मौजूद है, खारा भी मौजूद है, मीठा पानी भी मौजूद है। तो जो मछली उत्पादन का कार्य है वो भी मनुष्य करता है, और वैसे भी नॉर्मली पानी के भीतर जो मछलियाँ पाई जाती हैं उन्हें पकड़ करके भी ये जो उद्योग है, मत्स्य पालन का उद्योग है, ये भी आगे बढ़ता है, या मछलियों को पाल करके भी मार्केट में बेचने का कार्य चलता है। तो ये भी सब प्राइमरी सेक्टर के भीतर या प्राइमरी ऑक्यूपेशन के भीतर शामिल किए जाते हैं। थर्ड नंबर पे है फॉरेस्ट्री, वन निर्माण, जंगलों को उगाना, और जंगलों को उगा करके चाहे वो किसी औषधि का पेड़ हो, चाहे कोई फल फ्रूट का पेड़ हो, चाहे कोई सब्जियों के पौधे हों, चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो, तो इन पेड़ों को उगाना और उगा करके उनसे इमारती लकड़ियाँ प्राप्त करना या अनेकों प्रकार के अन्य उत्पाद प्राप्त करना, तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी जो कार्य हैं, ये सभी के सभी प्राथमिक व्यवसाय के अंदर शामिल किए जाते हैं। इसके बाद में अगला जो चीज़ है माइनिंग, खनन। खनन के काम में आप जानते हैं कि जितनी भी धातुएं हमें वर्तमान समय में हमें ज्ञात हैं, हमें पता है, जितनी भी धातुएं वो सभी की सभी जमीन से बाहर निकलती हैं, और जमीन से बाहर निकाली जाने के बाद में उनके द्वारा अन्य चीज़ों का निर्माण किया जाता है। तो जो माइनिंग का कार्य है, खनन का कार्य है, उसे भी हम प्राथमिक व्यवसाय में शामिल करते हैं। और सबसे लास्ट में क्वेरिंग। तो क्वेरिंग का मतलब रहता है उत्खनन। तो इस उत्खनन का मतलब भी वही है कि कोई भी जो चीज़ रहती है जमीन से बाहर निकालना, अब चाहे मेटल भी हो सकती है या ये किसी और प्रकार का कोई रत्न भी हो सकता है, तो इन सभी चीज़ों को बाहर निकालने का जो कार्य होता है उसे क्वेरिंग कहते हैं या उत्खनन का कार्य कहते हैं। तो ये सभी काम जो हैं ये सभी प्राथमिक व्यवसाय के अंदर शामिल किए जाते हैं। यानी कि हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको कच्चे उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं इन व्यवसायों के भीतर। अब बात करते हैं सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की। तो देखें सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या चीज होती है कि दीज आर एक्सट्रैक्टेड नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रोसेस्ड इनटू प्रोडक्ट्स तो फॉर यूज। अब देखो यहाँ क्या कहा जाता है कि प्राथमिक व्यवसाय जो रहता है इसके अंदर तो कच्चा उत्पाद या जो प्राकृतिक संसाधन है वो प्रत्यक्ष रूप से बाहर आता है, उसे निकाला जाता है, तो वो तो प्राइमरी सेक्टर की चीज़ हो गई, प्राइमरी व्यवसाय के भीतर चीज़ आ गई। उसके बाद में कच्चा उत्पाद प्राप्त हो गया, अब उसे अन्य दूसरे प्रकार के सामानों में बदलेंगे। अब जैसे आप जानते हैं धातु है लोहा, मान लीजिए कि लोहा है तो लोहे को हम ये नहीं है कि कच्ची अवस्था के भीतर ही काम में लेंगे, लोहे से अन्य बहुत से प्रकार के उत्पाद बनाएंगे, मशीनरी बनाएंगे या कोई औजार बनाएंगे या किसी प्रकार की चद्दरें बनाएंगे या किसी प्रकार की बॉडी बनाएंगे। तो ये सभी जो काम है वो लोहे के रूप को बदल करके किए जाएंगे। तो हमने एक प्रकार से प्रोडक्शन का कार्य किया, यानी कि एक चीज़ को बदल करके हमने किसी चीज़ को अपने काम में लेने लायक कहीं कुछ नई चीज़ को बनाया, तो ये सेकेंडरी सेक्टर के भीतर शामिल की जाएगी। इसी वजह से इसको प्रोडक्शन सेक्टर भी कहा जाता है, उत्पादन क्षेत्र भी कहा जाता है। तो वही बात यहाँ कही गई है कि दीज आर एक्सट्रैक्टेड नेचुरल रिसोर्सेज, कि ये प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं या पृथ्वी के द्वारा जो बाहर निकाले गए हैं, खोद करके बाहर निकाले गए जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको काम में लेकर के नए उत्पादनों को या अपने काम में लेने लायक नए उत्पादनों का जो उत्पत्ति करना है, नए उत्पादनों का उत्पादन करना ही क्या कहलाएगा, ये सेकेंडरी सेक्टर के भीतर काउंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं टेरिटरी सेक्टर की। तो टेरिटरी सेक्टर जो रहता है इसे तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, या इसका एक नाम मैंने आपको और भी बताया था, इसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। सर्विस सेक्टर का मतलब रहता है सेवा क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र का मतलब है कि अब मान लीजिए मैंने आपको उदाहरण बताया कि जैसे एक गन्ने का उदाहरण बताया था, गन्ना था, गन्ने की फसल को उगाया, बीज बोया, उसकी फसल को बड़ा किया, काट लिया डायरेक्ट और मार्केट में ले जा करके बेच दिया। तो ये सारे काम, इस काम पूरे काम से जो जुड़े हुए लोग हैं वो सब प्राथमिक व्यवसाय में शामिल है।
उसके बाद गन्ने का जूस निकाला, जूस निकालने के बाद में गुड़ बनाया, चीनी बनाई या बूरा बनाया, कुछ भी बनाया, ये सारा का सारा जो काम है, ये सारा का सारा काम किस में आएगा, ये प्रोडक्शन सेक्टर के भीतर आ जाएगा और ये सेकेंडरी सेक्टर के भीतर आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्शन भी हो गया, चीनी बन गई, गुड़ बन गया या बूरा बन गया, सारी चीज़ें बन के तैयार हो गई। लेकिन सोच के देखिए, अब इन मिलों के अंदर जो इन सभी चीज़ों को तैयार किया गया है, तो ये मिलों के अंदर ही तो नहीं रखा जाएगा, इन्हें पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर इन्हें सप्लाई किया जाएगा। तो इसको सप्लाई करने के लिए कम्युनिकेशन यानी कि फोन वगैरह के संचार के साधनों का भी उपयोग करना पड़ेगा, यातायात के साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, और इन दोनों चीज़ों को प्रयोग में करते हुए धीरे धीरे व्यापार बढ़ेगा। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं, इस सभी के सभी क्षेत्र, चाहे कम्युनिकेशन का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, कॉमर्स का हो, तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, ये सभी के सभी टेरिटरी सेक्टर के भीतर या टेरिटरी ऑक्यूपेशन के भीतर काउंट की जाएंगी। इसी वजह से इसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके लिए अनेकों प्रकार के यातायात के साधन काम में आएंगे और अनेकों प्रकार के सर्विसेज भी काम में ली जाएंगी। तो इसमें देखिए वही चीजें कही गई हैं कि दीज प्रोवाइड सर्विसेज, ये जो सेक्टर है ये सर्विस उपलब्ध करवाता है कि दीज इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, ये जो तृतीय क्षेत्र है, टेरिटरी क्षेत्र है, ये ट्रांसपोर्टेशन शामिल है इसमें, यानी कि यातायात के साधन, परिवहन का कार्य शामिल है। दूसरा कम्युनिकेशन, संचार इसके भीतर शामिल है। कॉमर्स, वाणिज्य यानी कि व्यापार इसके भीतर शामिल है, व्यापार का पूरा कार्य इसमें शामिल है। एडमिनिस्ट्रेशन, इसका प्रशासनिक कार्य पूरा का पूरा इसमें शामिल है। और सबसे लास्ट में है लीगल सर्विसेज, तो जो कानूनी वैधताएं हैं या कानूनी सेवाएं हैं वो सब भी इसके भीतर शामिल है। क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है वो प्राथमिक व्यवसाय या द्वितीय व्यवसाय से जुड़ा रहे। आज आप जानते हैं टीचर है, वकील है, डॉक्टर है, ये सभी ऐसे हैं ना जो ना तो किसी प्रकार के चीज़ को, प्रोडक्ट को उत्पादित करते हैं, ना प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सभी के सभी लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार की सेवा देने का कार्य कर रहे हैं। अब टीचर है तो एजुकेशन देने का कार्य कर रहा है, डॉक्टर है तो चिकित्सा दे रहा है, वकील है तो वकालत का कार्य कर रहा है, कोर्ट है तो वो अपना न्याय सुनाने का काम कर रहे हैं। तो ये सभी के सभी जो क्षेत्र हैं ये सभी टेरिटरियल क्षेत्र के भीतर काउंट किए जाएंगे। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को भी एक्सप्लेन करा। अब इसके बाद में जो पैराग्राफ है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट वैलीज इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अब देखिए क्या कहा जाता है, अब ये तीन अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं। तो जो विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं उनके भीतर इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी संख्या घटती और बढ़ती रहती है। यानी कि कुछ देशों के भीतर किसी व्यवसाय से या किसी प्रकार के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की संख्या ज़्यादा मिलेगी, तो कुछ क्षेत्रों के भीतर या कुछ देशों के भीतर किसी अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। आगे कहता है कि डेवलप्ड नेशंस हैव ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इंगेज्ड इन सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटी। अब देखिए क्या होता है कि जो विकसित देश हैं, विकसित देशों के अंदर इन तीनों ऑक्यूपेशन में से जो लास्ट के दो हैं, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन और टेरिटरी ऑक्यूपेशन, इन दोनों क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग ज्यादा मिलेंगे। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है उससे रिलेटेड लोग बहुत ही कम मिलेंगे। लेकिन कौन से देशों के भीतर? डेवलप्ड देशों के भीतर, क्योंकि डेवलप्ड देशों के अंदर खेती का कार्य कम किया जाता है बल्कि सेवा क्षेत्र से, और जो द्वितीय का क्षेत्र है, उत्पादन क्षेत्र, उससे जुड़े हुए लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो यही बात यहाँ कही गई है कि डेवलप्ड नेशंस हैव ए हाई प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का अर्थ होता है भाग या अंश, कि जो विकसित देश है उनका काफी बड़ा या बहुत अधिक हिस्सा होता है पीपल, लोगों का, इंगेज्ड इन सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज, जो कि द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों से जुड़े हुए रहते हैं। Developing countries tend to have a higher proportion of their workforce engaged in primarily activities. लेकिन विकसित देशों की तुलना में, अब आपको ध्यान रखना है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित देश हैं, उनके भीतर तो सेकेंडरी और टेरिटरी ऑक्यूपेशन जो हैं इनसे जुड़े हुए लोग ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन जो डेवलपिंग देश होंगे यानी कि विकासशील देश होंगे, जैसे कि हमारा भारत है, तो ऐसे जो देश होंगे उनमें तो कहा जा रहा है कि उन देशों के भीतर टेंड टू हैव ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ देयर वर्कफोर्स इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटी,
तो प्राथमिक गतिविधियों से जुड़े हुए क्षेत्रों के जो लोग हैं अपनी अधिक कार्य शक्ति को एग्रीकल्चर के ऊपर खर्च करेंगे। हमारे कहने का मतलब यह है कि जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों के भीतर काम करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर क्षेत्र से जुड़ी हुई होगी। आप सभी जानते हैं भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, खेतियों या किसानों का देश कहा जाता है, क्योंकि किसानों की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा है। भारत के अंदर लगभग 72% लोग जो हैं वो खेती का कार्य करते हैं या खेती के कार्य से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, तो डेवलपिंग कंट्रीज के भीतर तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन के लोग ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन जो आपका डेवलप्ड कंट्री होगा उसके भीतर आपके सेकेंडरी और टेरिटरी ऑक्यूपेशन के लोग सबसे ज़्यादा मिलेंगे। अब हम आगे देखते हैं। The proportion of population dependent on secondary and tertiary sector is about 13% and 20% respectively। अब देखिए यदि ओवरऑल निकाला जाए, कुल मिला के निकाला जाए पूरे देश वर्ल्ड का, विश्व का, तो क्या कहा जाएगा कि पूरी जितनी भी भाग है, यानी कि जो पूरा का पूरा भाग है डेवलपिंग कंट्रीज के भीतर, तो डेवलपिंग कंट्रीज के भीतर या जो विकासशील देश है उनके भीतर पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है उसका वह क्षेत्र जो कि सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर से रिलेटेड है, तो उन लोगों का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 13% तो होगा सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड और 20% जो होगा वो टेरिटरी सेक्टर से रिलेटेड होगा। अब जो ये 13% और 20% आंकड़ा दिया गया है, ध्यान रखना है ये डेवलपिंग कंट्रीज का है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पहले तो हम डेवलप्ड बात करें, तो डेवलप्ड के भीतर तो जो सबसे ज्यादा लोग मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, एक तो सेकेंडरी के प्लस एक टेरिटरी, तो इन दोनों क्षेत्र के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा मिलेंगे किसके भीतर, डेवलप्ड के भीतर। लेकिन हम बात करें कि यदि डेवलपिंग की, तो डेवलपिंग में मान लीजिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, ये तीन सेक्टर के लोग हैं, तो इसमें कहा गया है कि सेकेंडरी में तो 13%, टेरिटरी में 20% लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, तो बाकी के कितने बचे, तो 13 + 20 ये कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके 33, ठीक है। तो ये 33% लोग तो जुड़े हुए हैं इससे, बाकी के बच गए कितने, 67%। तो जो बाकी के 67% बचे, ये 67% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे, कौन से देशों के भीतर, डेवलपिंग कंट्रीज के भीतर। तो यही बात हम लोगों ने अभी समझाई, आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए आगे क्या कहा जाता है, आगे ये बात कही जाती है कि यहाँ पर हमने देखिए हमने एक बात कही थी कि इन इंडिया अबाउट 64% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज्ड ओनली इन एग्रीकल्चर, कि भारत की यदि बात की जाए तो लगभग 64% आबादी ऐसी है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और बाकी का जो क्षेत्र यानी कि 64% आबादी तो ऐसी है जो एग्रीकल्चर से बिलोंग करती है, 13% लोग ऐसे हैं जो सेकेंडरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, 20% लोग ऐसे हैं जो टेरिटरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अब there has been an occupational shift in favor of secondary, अब यहाँ कहा जाता है favor of secondary and tertiary sectors because of growing urban industrialization and urbanization in recent time। अब देखिए क्या कहा गया है कि जो लोग सेकेंडरी और टेरिटरी क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऐसे लोगों का अधिकतर जो भाग है लगभग इतना % बताया गया है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो एक व्यवसायिक परिवर्तन है वो द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र दोनों के भीतर धीरे धीरे परिवर्तन आता जा रहा है, धीरे धीरे बदलता जा रहा है। किस कारण से, क्योंकि शहरों में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों का ही कार्य बड़ी तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, तो दोनों की वजह से जो कार्य है यानी कि जो मात्राएं हैं प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की, टेरिटरी सेक्टर की, ये सब बदलती जा रही हैं।
भारत में 64% आबादी लगभग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, जैसे जैसे नगरीकरण होता जा रहा है या औद्योगिकीकरण होता जा रहा है, तो कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों के लोगों की संख्या में कमी आती जा रही है और बाकी के दो अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। आगे देखिए क्या कहा जाता है, हेल्थ। अब अगला पॉइंट आया है आपका पॉपुलेशन लेसन के भीतर, हेल्थ, स्वास्थ्य। आप लोगों को पता होगी कि आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं कि रोटी कपड़ा मकान, लेकिन इसके अलावा एक शब्द और जुड़ा था कुछ समय पहले जिसे कि चिकित्सा कहा गया था। तो चिकित्सा के साथ साथ आज पांचवा एक मूलभूत आवश्यकता और जोड़ दी गई है जिसका नाम है शिक्षा। तो आज हम कह सकते हैं कि वर्तमान में आदमी की 5 मूलभूत आवश्यकता है। रोटी कपड़ा मकान तो शुरुआत से ही थी, चौथे नंबर की चीज जुड़ी चिकित्सा और पांचवें नंबर की चीज होगी एजुकेशन या शिक्षा। तो इन 5 चीजों को आदमी की मूलभूत आवश्यकता कहा जाता है। तो यहाँ पर वही चिकित्सा है और वही स्वास्थ्य नामक शब्द जो है वो यहाँ पर आया। अब स्वास्थ्य क्या है? हेल्थ इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या जो है उसका एक आवश्यक घटक है या आवश्यक कारक है क्या? हेल्थ, स्वास्थ्य। यानी कि जनसंख्या जो है, तो किसी भी देश की जो जनसंख्या है वो उस देश के भीतर निवास करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर डिपेंड करती है। किस देश का जो स्वास्थ्य स्तर है वो अच्छा होगा तो वहाँ की जनसंख्या भी तंदुरुस्त रहेगी, वहाँ पर जनसंख्या भी आपको ज्यादा मिलेगी, वहाँ का जनसंख्या की जो लाइफ स्टाइल होगी, जीवन शैली होगी, उसका स्तर भी बहुत बेहतर होगा। विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब यदि किसी देश के भीतर स्वस्थ लोगों की संख्या ज्यादा होगी तो उस देश का जो डेवलपमेंट स्तर होगा, विकास स्तर होगा, वो बहुत अधिक होगा। Continuous efforts of government programs have registered significant improvements in the health conditions of the Indian population। अब कहा गया है कि निरंतर रूप से सरकारी कार्यक्रमों के द्वारा किए गए निरंतर रूप से प्रयासों के द्वारा भारतीय जनसंख्या के भीतर स्वास्थ्य स्थितियों के भीतर एक महत्वपूर्ण सुधारों को दर्ज किया गया। भारत के भीतर जब भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय चिकित्सा से रिलेटेड या स्वास्थ्य से रिलेटेड ज्यादा जानकारी या ज्यादा सुविधा उपलब्ध नहीं थी भारत के पास, इसलिए जो उस समय का स्वास्थ्य स्तर था वो बहुत ही ज्यादा विकसित नहीं था, बहुत ज्यादा हल्की अवस्था में था, कमजोर स्थिति में था। लेकिन अब वर्तमान में जब 2020 का समय चल रहा है तो इस समय तक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं जो है बहुत अत्यधिक विकसित हो चुकी हैं। तो आज वर्तमान समय में स्वास्थ्य का जो स्तर है वो बहुत ही बढ़िया लेवल पे, बहुत अच्छे स्तर पर है। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे सरकार के द्वारा अनेकों जो प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए, अनेकों समय पर जो कार्यक्रम स्टार्ट किए गए, उन कार्यक्रमों के द्वारा जो व्यक्ति का या भारत के मनुष्यों का, भारत के लोगों का जो स्वास्थ्य स्तर है उसमें काफी हद तक सुधार आया है, काफी हद तक विकास आया है। डेथ रेट्स हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 25 पर 1000 पॉपुलेशन इन 1951। अब देखिए 1951 के भीतर जब जनगणना की गई थी तो डेथ रेट निकाली गई थी कि पर 1000 लोगों के ऊपर, यानी कि 1000 जीवित पुरुषों के ऊपर या 1000 लोगों के ऊपर 25 लोगों के मरने की डेथ रेट को निकाला था, मृत्यु दर को निकाला था। यानी कि हर 1000 लोगों के ऊपर 25 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु दर थी 1951 के अकॉर्डिंग। लेकिन जब 2001 की जनगणना हुई, 2011 की जनगणना हुई, तो 2011 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर जो निकाली गई वो निकली 1000 के ऊपर 7.2, यानी कि 1000 लोगों के ऊपर केवल 7.2 लोगों की ही मृत्यु हो रही थी। इसका मतलब है डेथ रेट को हमने धीरे धीरे काबू कर लिया। इसका मतलब दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाएं जो थी उनके अंदर अत्यधिक विकास किया, जिसी कारण से ये मृत्यु दर को कंट्रोल कर पाना या मृत्यु दर को कम कर पाना संभव हो पाया। And life expectancy at birth has increased from 36.7 years in 1951 and to 67.9 years in 2012। तो यहाँ कहता है 212। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जाता है, 2012। तो यहाँ कहा जाता है कि जो जीवन प्रत्याशा दर थी, अब जीवन प्रत्याशा एक नया शब्द आया है। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या रहता है? जीवन प्रत्याशा का मतलब रहता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के समय एक अनुमानित
आयु और उस समय मौजूद नेचुरल संसाधनों के आधार पर ये बताया जाता है कि ये जो बच्चा है कितने वर्ष तक जीवित रह पाएगा, कितने वर्ष तक की इसकी एवरेज उम्र होगी। तो इसी चीज को हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कहा जाता है कि 1951 के भीतर जो जीवन प्रत्याशा दर निकाली गई, यानी कि एक बच्चे के जन्म लेने पर जो उसकी जीवन प्रत्याशा निकाली गई, जो उसके एक एवरेज औसत उम्र निकाली गई, वो निकाली गई 36.7 ईयर्स। यानी कि कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो लगभग वो इतनी उम्र तक जिएगा, एवरेज आयु उसकी इतनी होगी। लेकिन जब 2012 का वर्ष आया, 2012 का टाइम आया, तो 2012 के भीतर इसका आंकड़ा बढ़ गया। वो इसी वजह से संभव हो पाया क्योंकि स्वास्थ्य की जो स्थिति थी, स्वास्थ्य की जो सेवाएं थी, उनमें काफी हद तक विकास हुआ। इसी कारण से जो जीवन प्रत्याशा दर थी वो भी बढ़ करके 67.9 ईयर हो गई। तो यहाँ इस पूरे वीडियो में हमने देखा, दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। पहला ऑक्यूपेशन के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा हेल्थ के बारे में। दोनों ही चीज़ों से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण बातें। यहाँ पर एक नया शब्द आया जीवन प्रत्याशा, तो उसके बारे में अभी आपको बताया कि जीवन प्रत्याशा का मतलब रहता है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो नेचुरल संसाधनों के आधार पर और पर्यावरण में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज को आधार बनाते हुए ये अनुमान लगाया जाता है कि औसत किसी नवजात बच्चे की उम्र जो है वो कितनी होगी। इसी को अपन जीवन प्रत्याशा दर कहते हैं। तो 1951 में तो जो ये थी जीवन प्रत्याशा वो थी 36.7 ईयर, लेकिन इसको बढ़ा करके 2012 तक जो इसका आंकड़ा था वो पहुंचा दिया गया 67.9 ईयर। यानी कि कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो लगभग वो 67.9 ईयर तक जीवित रहेगा। तो ये एक एवरेज निकाला जाता है और इसी को हम जीवन प्रत्याशा दर कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने इन दो टॉपिकों के बारे में पढ़ा। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।